तो अखिलेश यादव उन यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में आप तक हकीकत ला रहे हैं। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों, आज जो अखिलेश यादव यहां सवाल उठा रहे हैं या फिर दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में जो हकीकत सामने उभर कर आई है, उसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और मुद्दा सिर्फ दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन का नहीं है दोस्तों, एक सामान्य ज्ञान की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है वो भी मुस्लिम बाहुल इलाके से, तो क्या वहां पर बुनियादी इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या उससे पहले मुस्लिम और हिंदू समुदाय को आमने सामने बिठाकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? प्रशासन ने बिल्कुल नहीं किया। ऊपर से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जिसमें दंगाई ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया, ज्यादा वक्त अगर हमें पुलिस दे देती तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। सुरेश्वर सिंह, जिन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ही केस किया है, अब वो सामने आए हैं, कहते हैं एफआईआर दर्ज करने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। अरे भाई साहब, केस भी तो आप ही ने दर्ज किया है। कटघरे में भाजपा का एक नेता अर्पित श्रीवास्तव है या नहीं है? दूसरी तरफ अखिलेश यादव उग्र हैं, नाराज हैं, वो सीधा प्रहार कर रहे हैं पुलिस पर। वो कह रहे हैं कि पुलिस आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बर्ताव कर रही है। क्या तुम्हें एकेडमी में यही सब सिखाया गया है? अखिलेश ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है और यह ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरा कर रहेगी। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए दंगा करवाया। मैं चाहूंगा आप अखिलेश यादव का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मगर जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं उस भारतीय जनता पार्टी नेता का बयान जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कहा है वो भी बताऊंगा, मगर सबसे पहले उग्र अखिलेश यादव नाराज हैं जिस तरह से दंगा भड़काया गया है। सुनिए। लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां देने एक दूसरे को। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक
अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं, अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ये घटना हुई हो। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। यह स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं है, हर जिले में ये स्थिति है। मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं, सब देखें वो लोग। थाने के लोग जो है उसकी बात नहीं सुन रहे थे, वो हंसी मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं पहले कि किस तरीके से दंगे की साजिश थी। वीडियो चाहते हैं चलाएं। अब इससे ज्यादा और क्या हम दिखाएं। और सोचिए यूपी के पूर्व डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए। ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार। और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा। सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस है। अगले जो एनकाउंटर के लिए जांच करनी होगी। देखिए उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से, ये सब किसके अधिकारी होंगे जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है। आप न्याय कैसे दोगे। आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है, भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए बिजनौर में
जो कस्टोडियल डेथ हुई है, बताओ कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले नेमदार साहब जेल चले गए 4। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 हैं, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 हैं। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया या इनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहाँ का कानून है। आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने एक छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। सोचिए आप। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पा करके आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है। और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ अधिकारी ही गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अब नया पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा ही नहीं वहां पर। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम देते हैं। ये अभी थाम रहे हैं बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। जौनपुर में मंगेश यादव के पिताजी का अकाउंट आज फ्रीज हो गया। क्या फ्रीज हुआ है? अकाउंट बंद कर दिया गया मंगेश यादव के पिताजी का। देखिए मंगेश यादव की तो हत्या की गई है, घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा गया। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा। सोचिए आप। और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा। और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की। बताओ उसमें क्या हुआ। अभी बताइए 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का इनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का इनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश जानते हैं कि अगर अभी वो जमीन पर नहीं उतरेंगे तो बाजी हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रशासन की मदद से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पारे को बढ़ाए रखना चाहती है। उसके नेता आने वाले दिनों में इसी तरह से उग्र बयानात देंगे। जी हां, मैं आपको बतला दूं, जिस तरह से बहराइच में बुलडोजर चला उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तेवर अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर रोक लगनी चाहिए और जब तक हम आदेश ना दें आप ऐसा कोई कार्रवाई ना करें और अदालत के आदेश की अवमानना ना करें। बड़ा प्रश्न यह दोस्तों कि बुलडोजर को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फरमान है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या यह कानून है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है जहां प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है? और सबसे बड़ी बात, बुलडोजर आप चला रहे हो, मगर जो हालात खराब हुए, दंगे भड़के, वो भी आपकी नीतियों की वजह से। एक संवेदनशील धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्या उससे पहले प्रशासन को कोई कदम नहीं उठानी चाहिए थी? वहां पुलिस की तैनाती नहीं होनी चाहिए थी? दंगाई छुपे हुए कैमरे में दैनिक भास्कर से यह कह रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटा मिला वरना महाराजगंज को जला देते। सोच के भी सहरन पैदा होती है दोस्तों। इस बीच सुरेश्वर सिंह, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, वो सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये एफआईआर है दंगा भड़काने को लेकर नहीं है। अरे साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप पर हमला हुआ, आपके बेटे पर हमला हुआ, आपके एफआईआर में लिखा हुआ है।
और आप कह रहे दंगा भड़काने को लेकर नहीं है। आप यह भी कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, तो अर्पित श्रीवास्तव कौन है? शराब के नशे में लोग थे, यह भी कहते हैं सुरेश्वर सिंह। और ताज्जुब की बात है कि सुरेश्वर सिंह गंगा जमुनी तहजीब की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए किस तरह से अपने ही बयान में, अपनी एफआईआर में फंस गए हैं और बहुत ही अजीबो गरीब तर्क दे रहे हैं सुरेश। एफआईआर दर्ज करने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता या कोई गुनहगार नहीं हो जाता, वो बात मैं समझता हूं, मगर आपके बेटे पर हमला हुआ था। सरकार किसकी है ये बताइए? अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपने केस किया, आप सत्तारूढ़ नेता होते हुए आपने केस किया। मुझे खुशी है कि आज आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सुरेश्वर सिंह की बात को सुने। इस बयान के लिए मैं सुरेश्वर सिंह की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि हर नेता का यही रवैया होना चाहिए। सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि अभी दिवाली आने वाली है, मुसलमानों के भी त्योहार होंगे, हम सबको एक साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। सुरेश्वर जी, इस बात की मैं दिल से तारीफ करता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मगर यह हकीकत है ना, अभी चंद दिनों में दिवाली है, आप और हम खुशियां मनाना चाहते हैं, मगर एक ताकत है जो हमारे त्योहारों में भी दंगा का माहौल बनाए रखना चाहती है। क्या यह चीज आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि प्रशासन का एक सामान्य सा काम था कि इलाके में शांति बनाए रखें? अगर एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है तो इस बात पर ध्यान हो कि धार्मिक जुलूस निकालने वाले लोग क्या कह रहे हैं। एक 22 साल का राम गोपाल मिश्र मारा जाता है, उसे किसने मारा? जवाबदेही किसकी है? ये तमाम सवालात होंगे और हम इन सवालों से बच नहीं सकते। बहरहाल पारा आगे भी उग्र होने वाला है दोस्तों, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच की जो संस्थाएं हैं उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि त्योहारों का मौसम है दोस्तों। अभी हाल ही में करवा चौथ हुआ था। करवा चौथ वाले दिन यूपी में एक महिला हेड कांस्टेबल को रेप कर दिया गया, एक प्रिंसिपल को गोली मार दी जाती है। यह सब हो रहा है यूपी के अंदर। एक खेत में एक औरत और एक छोटी सी लड़की की लाश मिलती है, गर्दन रेत दी गई है। एक के बाद एक दिन के बाद एक साफ होता जा रहा है कि यूपी बेकसूर और आम लोगों के रहने लायक नहीं है। और यह मेरी कल्पना नहीं है दोस्तों, ये घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैंने अपने शो में किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा इससे बच नहीं सकती। और आपका और हमारा वोट हासिल करने के लिए आप प्रदेश को इस तरह से सांप्रदायिक उन्माद में ढकेल नहीं सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।